चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। क्लास 12 का बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है ये। थोड़े से में आपको ये बहुत ज़्यादा नंबर दे के जाएगा, यानी 4 या 5 क्लास करने पे ही आपको 10 नंबर श्योर इससे आता है। इस चैप्टर को डील करने के लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट पहले से क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम लोग आज का जो पूरा वीडियो है वो बेसिक ही पॉइंट पर रखेंगे, यानी क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 में जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर था उसमें जो कुछ पॉइंट थे वो सारा पॉइंट हम लोग यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रैंडम वेरिएबल के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सॉरी, उम्मीद करते हैं लगभग सबको ये बात पता होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं किसको है। लेकिन एक बार और फिर से हम बता दें, यहाँ पे वैसा एक्सपेरिमेंट जो दो बातों को फुलफिल करता है। पहला, इस एक्सपेरिमेंट का जो भी रिज़ल्ट होगा वो एक से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन वन आउटकम। और दूसरा, जो भी रिज़ल्ट निकल के आएगा वो प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, यानी नॉन प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है पहले से हमको पता नहीं होना चाहिए कि रिज़ल्ट यही आएगा। जैसे कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ये हम श्योर नहीं होते हैं कि हेड ही आएगा या श्योर नहीं है कि टेल ही आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये कहलाता है नॉन प्रेडिक्टेबल। और रिज़ल्ट हमेशा एक से ज़्यादा होना चाहिए। कभी भी एक्सपेरिमेंट हो, अगर एक ही रिज़ल्ट आता हो तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। अगर उसका एक से ज़्यादा रिज़ल्ट आ रहा हो, जैसे कॉइन को टॉस करने से हेड के साथ साथ टेल भी आ सकता है, तो 2 रिज़ल्ट आना पॉसिबल है यहाँ। जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो 4 रिज़ल्ट आता है। जब एक डाई को या डाइस को फेंकते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसमें टोटल आउटकम 6 है, यानी एक से ज़्यादा है। तो वैसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिज़ल्ट एक से ज़्यादा हो और वो नॉन प्रेडिक्टेबल हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ये बातें आपको क्लास 9 में बताई गई होंगी। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, सैंपल स्पेस, ये सब बहुत इजी टर्म है जो सबको पता रहता है। देखो ये होता क्या है, तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी रिज़ल्ट पॉसिबल होता है, यानी किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा, रैंडम एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो भी आउटकम निकल के आता है, सारे आउटकम को अगर सेट के फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसी सेट को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, जो पॉसिबल है आउटकम आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या लिखा गया यहाँ पे? वो सारे पॉसिबल आउटकम का किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो सेट फॉर्म करता है उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो क्या क्या आउटकम पॉसिबल है? हेड पॉसिबल है और टेल पॉसिबल है। इसको सेट के फॉर्म में लिखना, यानी इसको मिडिल ब्रैकेट में अगर डाल दिया जाए तो ये सेट का फॉर्म कहलाता है। तो इस तरह से लिखना ही क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड, दोनों बार हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। तो इस तरह से मिडिल ब्रैकेट में लिखना ही क्या कहलाएगा? सेट का फॉर्म कहलाएगा। अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या रिज़ल्ट पॉसिबल है? तो 3 बार हेड आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, उसके बाद फिर टेल हेड हेड आ सकता है। उसके अलावा आप अगर देखो यहाँ से टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है और टेल 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 आ सकता है। तो इस तरह से टोटल 8 रिज़ल्ट पॉसिबल है। तो ये इस तरह को मिडिल ब्रैकेट में लिखना ही क्या कहलाएगा? सेट का फॉर्म कहलाएगा। और यही तुम्हारा सैंपल स्पेस होता है, यानी किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट पॉसिबल है, सारा रिज़ल्ट को अगर सेट का फॉर्म दे देना ही क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। अब अगर बात करते हैं एक डाई को, डाई या डाइस भी अगर एक से ज़्यादा डाइस बोला जाता है, एक डाई या डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या क्या रिज़ल्ट पॉसिबल है? तो अगर हम डाइस को फेंकते हैं, पासे में 1 आ सकता है, लूडो खेलते हैं ना, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है।
सिमिलरली अगर हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है? तो 2 डाइस को फेंकेंगे तो रिजल्ट हमारा पॉसिबल है यहाँ पर, पहली बारी में मान लो कि 1 आया, दूसरी बारी में भी 1 आया। पहले वाले डाइस में 1 है, दूसरे वाले में 2 आ सकता है। पहले वाले में 1, दूसरे में 3 आ सकता है। पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 4 आ सकता है। पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 5 आ सकता है। 1 और 6 भी आ सकता है। सिमिलरली अगर आप गौर से देखो तो 2 1 यानी पहले वाले में 2, फिर 2 2, ये सब रिजल्ट आपको क्लास 9th और 10th में ही पढ़ाया गया होगा। 2 3 2 4, इस तरह करते करते 2 6 तक जाएगा। और ये जब ये नीचे की ओर बढ़ेगा तो ये 6 1 यानी 3 1, फिर 4 1 5 1, फिर 6 1 से स्टार्ट करेगा 6 2, और ये 6 3 6 4 6 5 करते करते लास्ट में पहुंचेगा 6 पर। तो इस तरह से लिखना ही कहलाता है सैंपल स्पेस। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो जो रिजल्ट पॉसिबल है, सारे रिजल्ट को अगर हम लोग लिस्ट कर दे, इकट्ठा एक जगह जमा कर दे और उसको मिडिल ब्रैकेट में लिख दिया जाए तो ये सेट का फॉर्म कहलाता है, और इस तरह से लिखना ही कहलाता है सैंपल स्पेस। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल केस, जैसे कार्ड। प्लेइंग कार्ड सबको ही खेला ये देखा होगा, 52 कार्ड होते हैं। प्लेइंग कार्ड आप लोगों को पढ़ाया जा चुका होगा कि प्लेइंग कार्ड 2 कलर में होता है, रेड और ब्लैक। रेड होता है 26 और ब्लैक भी होता है 26। अगर इसको और तोड़ा जाए तो ब्लैक में 2 होते हैं, एक होता है स्पेड जो पत्ते की तरह होता है, और एक होता है जो पेड़ की तरह दिखता है, उसको बोलते हैं क्लब। ये 13 होता है और ये भी 13 यानी 13 कार्ड होता है। देखो गलती कर दी, ये ब्लैक में होता है। और रेड में भी 2 होता है, डायमंड और हट। डायमंड भी 13 होता है और हट भी 13 होता है। अब ध्यान से देखे होगे तो इस तरह के हर इसको सूट पढ़ते हैं, हर सूट के अंदर में 3 फेस कार्ड होता है। स्पेड में भी 3 फेस कार्ड होगा, क्लब में भी 3 फेस कार्ड होगा, डायमंड में भी 3 फेस कार्ड होगा, हर्ट में भी 3 फेस कार्ड होगा। फेस कार्ड जिसमें शकल दिखता हो, जैसे किंग क्वीन जैक, हिंदी में बोलते हैं बेगम बादशाह और गुलाम। किंग क्वीन जैक, तो इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा। इस फेस कार्ड को जैक होता है, क्वीन होती है और किंग होता है। इसके अलावा मेन कार्ड जिसको हम लोग ऑनर कार्ड भी बोलते हैं, यानी प्लेइंग कार्ड के अंदर है मेन कार्ड कौन कौन से होते हैं, तो किंग, क्वीन और जैक, ये 3 तो होता ही है। इनके साथ साथ एक एस भी आता है जिसको एक्का बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? तो ये कार्ड के बारे में कुछ नॉलेज जो आपको पहले से पता होगा, थोड़ा रिवीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इवेंट। देखिए इवेंट कहा किसको जाता है, तो ये सिंपल कुछ होता नहीं है, इट इज़ अ सबसेट। ये सबसेट होता है ऑफ किसका, तो सैंपल स्पेस का। मतलब कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, एक डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस के रूप में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 ये रिजल्ट आ सकता है। अगर इसमें हम 1 2 और 3 इसका एक सेट फॉर्म कर देते हैं, गौर से देखो 1 इसका एलिमेंट है, 2 इसका एलिमेंट है, 3 इसका एलिमेंट है, तो ये जो भी एलिमेंट दिख रहा है ये सारा एलिमेंट सिंपल स्पेस के अंदर में है। तो जब किसी सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर दिखता हो तो इस तरह के सेट को सबसेट कहा जाता है। ये आपको सेट के अंदर 11th में पढ़ाया गया होगा, नहीं भी पढ़े है तो कोई दिक्कत है नहीं, बड़ा ही आसान है। सिंपल सा चीज़ था यहाँ पे कि अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं सैंपल स्पेस के रूप में 1 2 3 4 5 6 है, इवेंट है क्या, तो इवेंट करता क्या है, सैंपल स्पेस के पास जाता है, अब बोलता है थोड़ा सा एलिमेंट हमको भी दे दो, थोड़ा सा एलिमेंट इससे लेकर चला आया, तो जो ये एलिमेंट लेकर आया, जो सेट बनाया, ये सेट इसका सबसेट कहलाएगा और इसी को हम लोग बोलेंगे इवेंट। सिमिलरली अगर बोल देगा यहाँ पर इवेंट नंबर, तो इवेंट नंबर 2 है, 4 है और 6 है। गौर से देख लो यहाँ पे 2 4 6 है, ये 2 4 6 सैंपल स्पेस के अंदर में है कि नहीं है, तो ये इसका सबसेट कहलाएगा, ये कहलाएगा इवेंट। तो इवेंट एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है, इवेंट सिंपल स्पेस का सबसेट कहलाता है। कोई भी सिंपल स्पेस से कुछ एलिमेंट को उठा के एक सेट बनाया, उसी सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। जैसे
अगर मान लो कि हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। क्लियर? अब बोलता है यहाँ पे इवेंट के बारे में। इवेंट है क्या? एटलीस्ट वन हेड, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। कम से कम एक हेड आने का कि कौन कौन सा एलिमेंट फॉर्म करेगा, तो कम से कम एक हेड, तो एक हेड देखोगे आप यहाँ है और एक से ज़्यादा यहाँ है, यानी कि आपके पास ये आ सकता है, ये आ सकता है और ये आ सकता है। अगर आगे बोलता है यहाँ पे एक और इवेंट ले लेते हैं जिसमें लिखा हो एट मोस्ट वन हेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इवेंट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, मतलब एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक हो या एक से कम हो। एटलीस्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट वन हेड का मतलब वन या वन से ज़्यादा, तो वन है और वन से ज़्यादा टू है क्योंकि दो बार हेड आ चुका है। अगर दो से ज़्यादा बार भी हेड आया होता तो वो भी ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। और एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ वन है तो वन हेड, टू होता तो टू हेड होता। अगर वन हेड है तो वन लेंगे और वन से कम लेंगे। तो आप आ जाओ यहाँ देखो सैम्पल स्पेस में, एक हेड वाला यहाँ है और यहाँ है, और कम मतलब ज़ीरो, ज़ीरो वाला यहाँ है। तो हम लोग लिखेंगे हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल और उठा ले, यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ लिखा है कि एक डाइस को थ्रो किया गया, तो यहाँ पे वन आ सकता है, टू आ सकता है, 3, 4, 5, 6। और इवेंट के बारे में बोला है कि आप वैसा इवेंट लो जिसमें प्राइम नंबर आता हो। प्राइम नंबर बोलते हैं जो खुद से कटता हो या एक से कटता हो। तो प्राइम नंबर 2 होगा, प्राइम नंबर 3 होगा और प्राइम नंबर 5 होगा। ठीक है, ये खुद से कटता है या 1 से कटता है। सवाल बोलता है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर 1 आता, 3 आता और 5 आता। सवाल बोलता है इवेंट नंबर, तो 2 आता, 4 आता, 5 आता। सवाल बोलता है यहाँ पे ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 आने का क्या चांस है? तो 4 से ज़्यादा 5 और 6 होता है, तो इसके अंदर 5 और 6 आ जाएगा। बोलता है स्मॉलर देन 3, तो 3 से कम बोलेगा तो 1, 2 आ जाएगा। यानी कुछ भी बोलेगा, बस उसको खाली यहाँ लिस्ट कर देंगे, वही तुम्हारा इवेंट कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और याद रखना, अगर 2 डाइस को हम लोग थ्रो कराते हैं तो क्या क्या रिज़ल्ट पॉसिबल है? तो रिज़ल्ट हमारा पॉसिबल है, इस बार पूरा कंप्लीट लिखते हैं। 1,1 पॉसिबल है, 1,2 पॉसिबल है, 1,3 पॉसिबल है, 1,4 पॉसिबल है, 1,5 पॉसिबल है और 1,6 पॉसिबल है। यहाँ से 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा और 2 6 होगा। यहाँ से देख लो यार, 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, 3 4 होगा। अभी बोलो साहब दोबारा बता रहे हैं, तो इस कुछ और चीज़ के लिए बता रहे हैं, ध्यान से देखना। 3 6 होगा, यहाँ 4 1 होगा, 4 2 होगा, 4 3 होगा, 4 4 होगा, 4 5 होगा और 4 6 होगा। यहाँ बात करते हैं 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, 5 4 होगा और 5 5 होगा और अंत में 5 6 होगा। फिर यहाँ बात करेंगे 6 1 होगा, 6 2 होगा, 6 3 होगा, 6 4 होगा और 6 5 होगा और 6 6 होगा। कुल मिला के ये सारा रिज़ल्ट पॉसिबल है। ठीक है ना। सवाल ये नहीं है कि यहाँ पे 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या सैंपल स्पेस फॉर्म करेगा। सवाल यहाँ इवेंट के रूप में आने वाला है। सवाल ये बोलेगा कि आप वो इवेंट बनाओ जिसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जिसका सम 2 है। तो सम 2 वाला कौन कौन सा एलिमेंट है? सिर्फ ये है। 1 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर इसके बाद जितने भी एलिमेंट है उसको ऐड करते हैं तो 2 से ज़्यादा आने वाला है। जैसे 1 और 2 3, 1 3 4, 1 4 5, 1 5 6, 1 6 7। तो इसी तरीके से यहाँ पे 1,1 आएगा। तो अगर हम सम की बात कर लें तो सम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तो मिनिमम जो सम होगा इसका 2 होगा और मैक्सिमम जो होगा वो यहाँ देखो लास्ट में 6 और 6 दिख रहा है, तो 6 और 6 12 होता है। तो मिनिमम सम जो होता है पेयर ऑफ डाइस में वो 2 होता है और मैक्सिमम 12 होता है। तो बीच में 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा और 11 भी होगा।
अब सवाल ये है कि 2 वाले कितने एलिमेंट है, तो वो तो दिखता है साफ कि एक एलिमेंट है। 3 वाले ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, तो 3 वाला देखो, एक 1 और 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, और 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा, तो 3 वाला सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। इस तरह से काट देते हैं, सम बराबर 3 वाला 2 ही एलिमेंट है। 4 वाला कितना एलिमेंट है, तो 1 और 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे 4 आएगा। यानी इस तरह सम वाला जिसका सम 4 हो जाए सिर्फ 3 एलिमेंट है। अच्छा, सम 5 वाले कितने हो जाएंगे, तो 4 1 5 3 2 3 5 3 2 5 4 1 5। तो यहाँ से अगर हम लोग इस तरह से देख ले तो सम 5 वाला इतना हो गया। सम 6 वाला कितना हो जाएगा, तो सम 6 वाला 5 1 6 4 2 6 3 3 6 2 4 6 और 5 1 6। तो इस तरह से देख ले, थोड़ा सा लाइन खींचने में ध्यान से खींचना पड़ेगा, ये टेढ़ा हो जाएगा। 5 1 6 सम 6 हो जाएगा। सम 7 वाला कितना होगा, ये थोड़ा सबसे बड़ा होगा, 6 1 7 2 5 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7। यानी अगर हम यहाँ से बात कर ले, ये सब बेसिक बातें हैं जो हम लोगों को पहले पढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन हम लोग याद नहीं रखे हैं, या याद है कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। सम 8 की बात कर ले तो सम 8 में देखना 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 और 6 2 8, यानी ये वाला ग्रुप बनेगा। सम 9 की बात करें 6 3 9 5 4 9 4 5 9 और 3 6 9। सम 10 की बात करें, देखो 6 4 10 5 5 10 6 4 10, यानी ये वाला ग्रुप। 11 की बात करें तो 6 5 11 और 5 6 11, और 12 की बात करें तो एक ही। अब देखो एक चीज़ इसमें रिपीट करता होगा, एक प्रॉपर्टीज देखना। सम 2 की बात करें तो सम 2 हमारा, ये हमारा सैंपल स्पेस है। चलिए देखना यहाँ पे सम 2 लाने के लिए एक ही एलिमेंट है, और सम 12 के लिए भी एक ही एलिमेंट है। उम्मीद कर रहे दिख रहा होगा। यहाँ पे सम 3 लाने का 2 एलिमेंट है, और सम 11 का भी 2 ही एलिमेंट है। सम 4 के लिए 3 एलिमेंट है, और सम 10 के लिए भी 3 ही एलिमेंट है। सम में 5 के लिए 4 एलिमेंट है, और सम 9 के लिए भी 4 ही एलिमेंट है। सम 6 के लिए 5 एलिमेंट है, और 8 के लिए भी देखो 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट है। तो कुल मिला के इसको इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट में याद कर सकते हैं कि जितना एलिमेंट 2 के लिए है उतना ही एलिमेंट 12 के लिए है, जितना एलिमेंट 3 के लिए उतना ही एलिमेंट 11 के लिए है, जितना एलिमेंट सम 4 के लिए है उतना ही एलिमेंट 10 के लिए है, और जितना एलिमेंट 5 के लिए है उतना ही एलिमेंट आपका या 9 के लिए है। जितना एलिमेंट यहाँ पर 6 के लिए उतना एलिमेंट यहाँ 8 के लिए, और 7 के लिए अकेला है। तो इस तरीके से ये हमारा टीके का शेप ले लेता है। देखा है ना, पंडित जी जो टीका लगाते हैं वही शेप ले रहा है ये। इसलिए बहुत सारे मास्टर्स को ट्रिक के नाम में देते हैं, स्वामी जी नाम बोलते हैं। तो यहाँ याद रखेंगे इसके लिए बस 2 के लिए 1 है, यानी इससे एक कम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट इसमें आएगा, एक ही आउटकम आएगा। सम 3 के लिए कितने आउटकम है, 2 आउटकम है, इसके लिए 2 आउटकम है। सम 4 के लिए 3 आउटकम है, और सम 5 के लिए 4 आउटकम है, और सम 6 के लिए 5 आउटकम है, और सम 7 के लिए 6 आउटकम है। कुल मिला के अगर 2 के लिए 1 है तो 12 के लिए भी 1 है, 3 के लिए 1 है तो 11 के लिए भी 1 है, 4 के लिए 1 है तो 10 के लिए भी 1 है। इस तरह से आप इसको याद करके रख सकते हैं, ये भी आपके क्वेश्चंस के अंदर काम आएगा। ये सब चीज़ें जो है आपको पहले से याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो एक बार आप लोग ज़रूर ध्यान से देखेंगे। जिनको पहले से पता है वीडियो को थोड़ा स्पीड कर लेंगे, है ना। आपको पता है ना यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, आप उसको फास्ट कर सकते हैं, तो फास्ट फॉरवर्ड करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम सेम स्पीड से देखें, आप इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। चलिए, इवेंट तो किलर इवेंट कहते हैं किसको है, तो इवेंट को अगर साधारण भाषा में समझना हो तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में या किसी भी क्वेश्चंस में जिसके बारे में सवाल आपसे पूछ रहा है, यानी सैम्पल स्पेस के अलावा आपको जो दिया है वो आपका इवेंट कहलाएगा, है ना। लेकिन अगर मैथमेटिकली बात किया जाए तो इवेंट कहा जाता है सैम्पल स्पेस के सबसेट को। किसी भी सैम्पल स्पेस के अंदर में से कुछ भी एलिमेंट को उठा के या सारे एलिमेंट को उठा के एक नया सेट बना देना ही क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ इवेंट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ इवेंट,
ये सब आपके क्लास 11th में था। ये होता क्या है देखना, सबसे पहले बात करते हैं जो बिल्कुल बकवास और आसान है, इम्पॉसिबल। ज़्यादातर टाइप को हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे। इम्पॉसिबल इवेंट ये होता क्या है, तो नाम में ही सब कुछ दिख रहा है ना। इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट जो हमको पॉसिबल ही ना हो, यानी किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर वो इवेंट का एलिमेंट आ ही नहीं रहा हो, तो वैसे इवेंट को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अगर इसको एग्जांपल से समझाएं तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बोलता है गेटिंग, पता हम लोग को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, गेटिंग 9 ऑन द थ्रो ऑफ सिंपल डाइस। यहाँ दा की जगह पे अगर ए लगा दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सवाल यहाँ पे एग्जांपल क्या बोलता है कि अगर एक डाइस को फेंक रहे हैं, एक डाइस को फेंका, थ्रो किया, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी सैम्पल स्पेस के रूप में जो मिलेगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन जो हमारा इवेंट बना रहा है, इवेंट के बारे में क्या बोल रहा है, गेटिंग 9 का मिलना कब, जब एक डाइस को फेंकते हैं। तो बताओ जब किसी एक पासे को फेंकेंगे तो 9 कभी मिल सकता है क्या, कभी 9 नहीं मिलेगा। तो ऐसे इवेंट को बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, जो सैम्पल स्पेस के अंदर हो ही नहीं, दिखे ही नहीं, है ना, तो उसको बोला जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरे बात करें हम लोग श्योर इवेंट। देखना क्या है, जो 100% श्योर हो, जो 100% श्योर हो, वैसे इवेंट को हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। गेटिंग मिल रहा है हम लोग को, क्या मिल रहा है, अ नंबर, एक नंबर मिल रहा है। और कहाँ से मिल रहा है, तो लेस दैन 7। वो नंबर है कैसा, तो 7 से छोटा है। और मिला कहाँ से, तो ऑन अ थ्रो, ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही थोड़ा चेंज कर दिया गया है, और थ्रो ऑफ सिंपल डाइस। ध्यान से देखना, एक डाइस को फेंक रहे हैं तो उससे कौन सा नंबर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, कौन सा नंबर मिल रहा है, 7 से छोटा। सबको पता है कि अगर पासे को फेंकेंगे तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा या 5 मिलेगा या 6 मिलेगा या 7 मिलेगा, सॉरी 6 ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 या 6 में से कोई एक नंबर मिल सकता है। तो वो सारा का सारा नंबर 7 से छोटा है कि नहीं है। यानी अगर ये सेंटेंस बोल दिया कि अगर एक सिंपल डाइस को थ्रो करते हैं और उसका रिजल्ट जो भी मिल रहा है वो 7 से छोटा मिल रहा है, तो यहाँ पे जो इवेंट बनेगा हमारा, अगर इसका नाम दे दिया जाए ए, तो क्या क्या रिजल्ट बन सकता है इसके अंदर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, क्योंकि ये तीनों का तीनों 7 से छोटा है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये सारा का सारा नंबर तुम्हारा 7 से छोटा है। क्या ये सैम्पल स्पेस के इक्वल है कि नहीं है, क्या सैम्पल स्पेस के इक्वल है कि नहीं है। तो जब कोई इवेंट सैम्पल स्पेस के इक्वल हो जाए तो वैसे इवेंट को श्योर इवेंट बोलते हैं। वैसा इवेंट जो सैम्पल स्पेस के इक्वल हो जाए श्योर इवेंट होता है। यानी जब भी सवाल अगर पूछ रहा हो, पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को ही उठाकर पूछ दे, तो उसको बोलेंगे श्योर इवेंट। जैसे क्वेश्चन ये बोल दे कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल में से कोई भी आएगा, इसका क्या चांस है, तो जाहिर सी बात है कॉइन टॉस करेंगे तो हेड या टेल में से ही कोई ना कोई एक आने वाला है, तो वैसे इवेंट को बोलेंगे श्योर इवेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, तीसरा इक्वली लाइकली इवेंट। देखिए क्या होता है, इवेंट्स आर इक्वली likely if they have same probability। एकदम बिल्कुल आसान है ये, ऑफ अकरेंस। अकरेंस मतलब होता है प्राप्त होना, जो भी रिजल्ट हमको मिलता है। तो सिंपल चीज़ ये है कि मान लो कि यहाँ पे 2 इवेंट है और दोनों इवेंट का आने का चांस, प्रोबेबिलिटी होने का चांस अगर इक्वल है, अगर प्रोबेबिलिटी होने का चांस अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक डाइस को ही फेंकते, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, इसलिए बार बार इसी को उठा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है। फर्स्ट इवेंट बोलता है इवेंट नंबर, गेटिंग अ इवेंट नंबर, और सेकंड बोलता है गेटिंग अ ऑड नंबर।
गेटिंग एन इवेंट नंबर, तो इवेंट नंबर कौन कौन सा इसमें है? इवेंट नंबर बोलते हैं जो 2 से कटता है, तो 2 है, 4 है और 6 है। और ऑड नंबर क्या है? 1 है, 3 है और 5 है। गौर से देख के बताइए आप लोग। यहाँ पर इवेंट नंबर में 2 4 6 है, ऑड नंबर में 1 3 5 है। तो ये 2 4 6 का आने का चांस जो होगा और 1 3 5 का जो आने का चांस होगा, क्या वो इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट अगर सेम है तो उनका प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि आपको याद हो क्लास 10 में पढ़ाया गया है किसी भी इवेंट का होने का चांस जो होता है वो नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। प्रोबेबिलिटी असल में कुछ होता है नहीं है, प्रोबेबिलिटी सिंपल सा एक रेशियो है। किसका रेशियो है? तो नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जिसको फेवरेबल आउटकम भी बोलते हैं हम लोग। लेकिन इतना भारी भरकम शब्दों पे नहीं जाना है, सिंपल ये याद रखना है, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो अभी आप देखो, अगर आपको ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो इस इवेंट के अंदर में कितने एलिमेंट है? तो 1 2 3, और सैंपल स्पेस में कितने हैं? तो टोटल 6 हैं। इसका आंसर 1/2 आया, अगर इसको ए बोल दे हम लोग। और अगर बी का चांस निकालना है तो नंबर ऑफ बी बाई नंबर ऑफ एस। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट है? बी में 3 एलिमेंट है, और सैंपल स्पेस भी कितना है? 6 है, 1/2। दोनों का चांस इक्वल है कि नहीं है? तो वैसा इवेंट्स लिखा है ना, इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, इवेंट्स इक्वली लाइकली कहलाएगा कब? दे हैव सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, दोनों का प्रोबेबिलिटी होने का चांस जो है सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों का चांस अगर इक्वल है तो वो इक्वली लाइकली इवेंट कहलाता है। कंडीशन है एक ही सैंपल स्पेस का होना चाहिए, मतलब वो दोनों का दोनों इवेंट एक ही सैंपल स्पेस का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक सैंपल स्पेस से एक इवेंट बनता हो, किसी और एक्सपेरिमेंट में जाके वहाँ से एक दूसरा इवेंट निकाल रहे हो, और फिर दोनों का चांस अगर इक्वल है तो इक्वली लाइकली नहीं कहलाएगा। इक्वली लाइकली तभी कहलाएगा जब एक ही एक्सपेरिमेंट से, एक ही सैंपल स्पेस से 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट फॉर्म कर रहा हो और सबका चांस इक्वल हो, सबका प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, तो हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट है। क्लियर? चलिए, ये पेज भी भर गया। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टाइप में ही, है ना, बस ज़्यादा नहीं, 2 म्यूचुअली, ये 12 में पूरा यूज़ होगा। एक्सक्लूसिव, अब किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर का इस्तेमाल होता है और वहाँ जब समझाने बैठते हैं ना हम, तो टाइम लग जाता है। अभी आप पहला पूरा वीडियो वो सारे पॉइंट को क्लियर कर लो, जो पॉइंट हम लोगों को आने वाले चैप्टर्स के अंदर यूज़ होने वाला है, ताकि जब चैप्टर पढ़ाए तो जल्दी जल्दी समझ में आए। चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, चैप्टर स्टार्ट सेकेंड वीडियो में होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट क्या कहलाता है? डिसजॉइंट का मतलब ही होता है वैसा 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट जो बिल्कुल डिफरेंट हो, अलग अलग हो। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को अगर एक वर्ड में अगर या 2 वर्डों में समझाना हो तो कैसे समझाया जाए? 2 इवेंट है ए और बी, एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर 1 है, 3 है, 5 है, और बी के अंदर अगर मान लेते हैं 2 है, 4 है और 6 है। ये 2 अलग अलग इवेंट है। अब बताओ इन दोनों इवेंट में कोई एलिमेंट आइडेंटिकल है क्या? कोई भी आउटकम सेम हो रहा है क्या? 1 यहाँ है, 1 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, मतलब इनके बीच एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और कॉमन को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन से। ये सेट के अंदर पढ़ना था, ये जो साइन दिखता है इसको इंटरसेक्शन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ए और बी के अंदर दोनों जो आइडेंटिकल एलिमेंट हो, जो दोनों में हो, जो दोनों के अंदर दिख रहा हो, तो ए और बी के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे ये घर बिल्कुल खाली है, और खाली घर के लिए फाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर 2 इवेंट के बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो इस तरह के इवेंट को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं या डिसजॉइंट इवेंट बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, इफ़ ए एंड बी आर mutually exclusive, then A intersection B बराबर 5। क्लियर है? ऐसा 2 इवेंट जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो क्या कहलाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है। चलिए बात करते हैं आगे। एग्जॉस्टिव,
ये हमारा लास्ट होगा टाइप। बड़ा सिंपल सा चीज़ है, देखना यहाँ पे एक डाइस को थ्रो करते हैं, और इसका सैंपल स्पेस बन के तैयार होता है 1 2 3 4 5 6। एक लूडो खेलने वाले पासे को अगर फेंका जाए तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। इसमें से सवाल बोलता है प्राइम नंबर, ये इवेंट नंबर आने का इवेंट, यानी गेटिंग अ इवेंट नंबर, गेटिंग अ इवेंट नंबर। और बी बोलता है गेटिंग, ऊपर वाला ही एग्जांपल उठा रहे हैं हम, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। ठीक है ना। यहाँ पे दो इवेंट बनाया जा रहा है, इवेंट ए जिसमें इवेंट नंबर आने का चांस, इवेंट नंबर कौन कौन सा है, तो इवेंट नंबर होता है 2 4 6। अब बी क्या बोलता है, वो इवेंट है जिसमें जो नंबर मिल रहा है हमको वो लेस देन 6 होना चाहिए, 6 से छोटा। तो 6 छोटा 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है और 1 आ सकता है। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ बताओ हमको, अगर ए और बी को अगर मर्ज कर दे, मतलब ए वाले एलिमेंट को बी वाले एलिमेंट को ला के अगर मिला दे, और मिलाने का जो सिंबल होता है उसको यूनियन बोला जाता है, तो ए और बी का अगर यूनियन कर दे तो क्या क्या रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ से छोटा से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। हम सिर्फ दोनों ग्रुप को मिला रहे हैं। तो बी का सारा एलिमेंट यहाँ लिख दिए। अब ए वाले का एलिमेंट लिखेंगे, तो 2 है 4 है, तो 2 और 4 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी बचा 6। तो गौर से देखना क्या ये सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 आ ही गया, 2 आ ही गया, 3 आ ही गया, 4 आ ही गया, 5 और 6 सारा का सारा एलिमेंट आ गया। यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट जिसका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए, तो इस तरह के इवेंट को हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट। तो इसको लिख सकते हैं ना, इफ़ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव। देखो बहुत लोगों को ये सब चीज़ पढ़ा होगा, तो वो वीडियो को थोड़ा स्पीड करके एक बार रिवीजन कर लेंगे ज़रूर। जिनका नहीं पढ़ा हुआ एक एक करके ध्यान से सुनेंगे, उसको नोट करेंगे। चलिए एग्जॉस्टिव इवेंट भी हो गया। अच्छा इसे 2 एग्जाम्पल के अंदर में हम लोग 2 अलग अलग चीज़ सेट का यूज़ किए हैं नोटेशन, एक है आपका यूनियन और दूसरा है इंटरसेक्शन। अब ये क्या होता है वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। वो सारा क्वेश्चन हम नोट करके रखे आर्य सवाल बुक का ना, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले यूनियन कहा किसको जाता है, तो 2 सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास मान लो 2 है, 4 है, 5 है और 6 है। अभी इन दोनों को यूनियन करना है, यानी ये साइन देना है। इसका मतलब होता है इन दोनों ग्रुप को मर्ज कर देना। तो मर्ज करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यानी ए वाला पूरा छाप देते हैं। अब बी के पास जाते हैं, तो जो ऑलरेडी पहले से लिखा जा चुका है उसको छोड़ना है, तो 2 और 4 को छोड़ देंगे, 5 और 6 को यहाँ पर लिस्ट कर देंगे। तो ये कहलाता है यूनियन। अगर इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये रहा मेरा सेट ए। सेट को हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक दूसरा भी सर्कल बनाएंगे क्योंकि 2 सेट है यहाँ पे, तो ये रहा सेट बी। और सबसे पहले बीच वाले हिस्से को फिल करते हैं। बीच वाला हिस्सा कहलाता है जो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो, यानी वो उनके लिए बनाया गया है जो ए और बी दोनों में बैठे होते हैं। तो ए के अंदर 2 है, बी के अंदर भी 2 है, ए के अंदर 4 है, बी के अंदर 4 है, तो 2 और 4 यहाँ रहेगा। बाकी ए के अंदर जाओ, 2 और 4 के अलावा 1 और 3 जो सिर्फ ए का है, वो सिर्फ ए के साइड रहेगा, और जो सिर्फ बी का है वो बी के साइड रहने वाला है, यानी 2 और 4 को छोड़ दिया जाए, 5 और 6। क्लियर है। ये इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। बात करते हैं इसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन की। किसको कहा जाता है, इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं और ए और बी इनके बीच में अगर ये साइन दे दिया जाए, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब सिंपल हो गया, जो दोनों के अंदर हो, ए के अंदर भी हो, बी के अंदर भी हो। तो 2 ए में भी है, बी में भी है,
तो 2 आ जाएगा। 4A में भी है, 4B में भी है, तो 4B आ जाएगा। ये कहलाएगा इंटरसेक्शन। और अगर इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो रिप्रेजेंट कहाँ करोगे आप? तो याद रखना, अभी थोड़ी देर पहले पिछले एग्जाम्पल में बताया गया, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया जो ए और बी दोनों के अंदर है, यानी वो हिस्सा जो ए के अंदर भी आ रहा हो, वो हिस्सा जो बी के अंदर भी आ रहा हो। तो सिर्फ यही हिस्सा है जो ए के अंदर भी आता है और बी के अंदर भी आता है। तो 2 यहाँ होगा और 4 यहाँ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और टाइप ऑफ सेट के अंदर ही देखा जाता है यूनिवर्सल सेट। ये इसलिए बता रहे हैं ना, ये कुछ सवालों के अंदर में इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो मान लो कि एक बहुत बड़ा सेट है। यहाँ अगर मैथमेटिकली बात करें तो एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और साथ में 0 भी, यानी पूरा 0 से लेकर 9 तक का सारा नंबर इसके अंदर है। सेट बी के अंदर में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। सेट सी के अंदर में यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। सेट डी के अंदर में यहाँ मान लो 6, 7, 8, 9 है या सिंपल 9 है। और ई के अंदर एक सेट है जिसके अंदर 0 है, 1 है, 4 है, 5 है। और यहाँ मान लो इतना काफ़ी है। आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे बी, सी, डी और ई, ये चारों का चारों सेट इसका सबसेट है। सबसेट का मतलब इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर दिख रहा है। जो सबसे बड़ा सेट होता है, जैसे दिए गए सेट ग्रुप के अंदर में जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा जिसके अंदर बाकी सारे ग्रुप का एलिमेंट प्रेजेंट हो, इसका भी प्रेजेंट है, इसका भी प्रेजेंट है, इसका भी प्रेजेंट है और इसका भी प्रेजेंट हो, तो इस तरह के ग्रुप को, इस तरह के सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमारा एक मोहल्ला, वो पूरे के पूरे लोगों का जो ग्रुप कहलाएगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि उससे बहुत सारा नया नया ग्रुप बनाया जा सकता है। एज वाइज ग्रुप बना सकते हैं, जेंडर वाइज ग्रुप बना सकते हैं, क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुप बना सकते हैं, ऑक्यूपेशन वाइज ग्रुप बना सकते हैं, यानी वो कौन सा काम करते हैं उनके हिसाब से उनका ग्रुप बनाया जा सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो बहुत सारा ग्रुप अगर दिया गया है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा जिसके अंदर बाकी दिए गए सारे ग्रुप का अगर एलिमेंट दिख रहा हो, उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। और इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे दोस्तों? वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल से। अगर हम बात कर ले, अगर इसका नाम ए है और सिर्फ बी की बात करते हैं, सिर्फ बी की बात करते हैं, तो बी यहाँ ले लेते हैं। बी में है 2, 4, 6 और 8। अच्छा, बी में 2, 4, 6, 8 है, लेकिन ए के अंदर 2, 4, 6, 2, 4, 6 और 8 के अलावा भी बाकी सारा एलिमेंट है। तो बाकी सारा एलिमेंट 0 यहाँ होगा, 1 कहीं और होगा, 3 कहीं और होगा, 5 कहीं और होगा, 7 कहीं और होगा, उसके अलावा 8 तो हो चुका ऑलरेडी और 9 कहीं और होगा, इस तरह से। तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कहलाया। क्लियर? चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया। एक पेज निकालना पड़ेगा हमको पीछे से। पेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर यूज़ होता है। ये अभी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। ये होता क्या है? तो सिंपल से इसका एक लाइन का डिफिनेशन है, पहले डिफिनेशन ही लिख लिया जाए। बोलता है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एस हमारा यहाँ सैंपल स्पेस है, विच आर नॉट इन ए। बिल्कुल आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हम एक, जहाँ ए क्या है मेरा, तो पहले लिख लेते हैं ए हमारा इवेंट कहलाएगा, एस हमारा क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे इवेंट मान लो 1 है, 2 है, 3 है, और जो सैंपल स्पेस है हमारा वो एक डाइस वाला ही है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि वैसा सेट जो किसी सैंपल स्पेस के अंदर से ही बना हो,
वैसा सेट जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट से ही बना हो और उस सेट के अंदर ए का कोई भी एलिमेंट ना हो, ना तो यहाँ 1 होगा, ना तो यहाँ 2 होगा, ना तो यहाँ 3 होगा, यानी 1 2 3 के अलावा बाकी जो बच गया वो सारा एलिमेंट यहाँ आ जाए, 4 5 और 6। मतलब ए के अलावा वो सारा एलिमेंट जो सैंपल स्पेस के अंदर में है उसके सेट को ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। वही लिखा गया, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए, सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट का सेट विच आर नॉट इन ए, जो ए के अंदर नहीं है, जो ए के अंदर नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करेंगे दोस्त, इसको डिनोट किया जाता है हमारा, अगर ए है ए पे पावर सी लिखा रहेगा, कहीं ए पे पावर, ये इसको बार पढ़ते हैं, या ए पे पावर डैश, ज़्यादातर किताबों में बार और डैश से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। और क्लास 10 में तुमको पढ़ाया गया है कि किसी भी चीज़ का होने का, है ना, यानी ए का होने का चांस, इवेंट प्रोबेबिलिटी, और ए के कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ये क्लास 10 में आपको बताया गया होगा। मान लो कि अगर हम लोग डाइस को फेंकते हैं तो इवेंट नंबर का आने का चांस और इवेंट नंबर नहीं आने का चांस, इवेंट नंबर अगर नहीं आ रहा है तो बाकी ऑड ही आएगा, तो इवेंट नंबर आने का चांस और ऑड नंबर आने का चांस का सम जो होगा हमेशा 1 होता है। तो किसी भी इवेंट का होने का चांस और नहीं होने का चांस, जो नहीं होने का चांस होता है वही उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। मतलब जो ए से ना हो पाया है ना, वो बी से हो रहा है, तो बी जो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा बेसिक वीडियो कंप्लीट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट वीडियो आपको वही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।